आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी प्राचीन कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। जल प्रलय और नूह की नाव की कहानी। लेकिन रुकिए, हम इसे किसी आम नजरिए से नहीं देखने वाले। हमारा पूरा फोकस होगा उस विशाल ढांचे पर, उसकी अनोखी इंजीनियरिंग पर और उन हैरान कर देने वाली शारीरिक और तार्किक चुनौतियों पर जो इस असंभव से लगने वाले काम को पूरा करने में सामने आई होंगी। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि ये प्राचीन मानवीय सहनशक्ति और अस्तित्व को बचाए रखने की एक कमाल की ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। 137 मीटर। सोचकर देखिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उस जहाज की लंबाई थी और साथ ही 23 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मंजिल ऊंचा। सच मानिए, ये आंकड़े बिल्कुल चौंका देने वाले हैं। ये अपने दौर का कोई मामूली जहाज नहीं था। एक तरह से ये एक चलता फिरता विशाल शहर था जिसे एक खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया था। आज की आधुनिक तकनीक और मशीनों के साथ भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो उस वक्त ये कितना कठिन रहा होगा, इसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य पैदा होता है। अपने समय का सबसे महान इंजीनियरिंग कारनामा बिना किसी आधुनिक टूल या मशीन के आखिर कैसे पूरा किया गया? जरा सोचिए, ना कोई क्रेन, ना कोई पावर टूल और ना ही किसी कागज पर बना कोई ब्लूप्रिंट। ये पूरी तरह से इंसानी मेहनत, प्राचीन बुद्धिमत्ता और असंभव को संभव कर दिखाने के एक अटूट संकल्प का नतीजा था। आइए देखते हैं कि इस विशाल कार्य की असल में शुरुआत कैसे हुई। भाग 1। एक बिल्कुल असंभव लगने वाला आदेश। अब 137 मीटर लंबे जहाज को हवा में तो बनाया नहीं जा सकता था, है ना? इसके लिए एक बेहद बड़ी, मजबूत और समतल जमीन की जरूरत थी। उस दौर में जमीन से उठने वाली भाप मिट्टी को हमेशा नम रखती थी। उस भारी, चिपचिपी और कीचड़ भरी मिट्टी में काम करना शारीरिक रूप से पूरी तरह निचोड़ देने वाला रहा होगा। जमीन को बराबर करने के लिए बड़े बड़े पत्थर हटाने पड़े, पेड़ों की गहरी और मोटी जड़ों को उखाड़ना पड़ा और पानी निकालने के लिए लंबी खाइयां खोदनी पड़ी। और वो भी तब जब आसपास के लोग इस काम को देखकर हंस रहे हों और मजाक उड़ा रहे हों। ये सच में एक बेहद थकाऊ और बिना किसी तारीफ वाला काम था। जमीन तैयार होने के बाद असली चुनौती थी लकड़ियों को वहां तक लाना। इसके लिए रोलिंग सिलेंडर यानी लकड़ियों को खिसकाने का प्राचीन तरीका अपनाया गया। सबसे पहले भारी भरकम सरों यानी साइप्रस के पेड़ों को कुल्हाड़ियों से काटना, फिर उन विशाल तनों को छोटे गोल लट्ठों पर रखना, मोटी रस्सियों से पूरी ताकत लगाकर खींचना और फिर पीछे वाले लट्ठों को उठाकर बार बार आगे रखना। सोचने में ही कितना थका देने वाला लगता है। कुल्हाड़ियों की लगातार गूंज और शरीर तोड़ देने वाली थकान के बीच हर एक लकड़ी को उस जगह तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। भाग 2। विशाल ढांचे की इंजीनियरिंग। किसी भी जहाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है उसकी कील, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी, जिस पर पूरा वजन टिकता है। पर एक व्यावहारिक समस्या देखिए, दुनिया में कोई भी पेड़ 137 मीटर लंबा नहीं होता। तो फिर इतनी लंबी रीढ़ आखिर बनी कैसे? इसके लिए प्राचीन कारीगरी का एक बेहद शानदार और समझदारी भरा तरीका अपनाया गया। विशाल तनों को आपस में जोड़ने के लिए लकड़ी में खास तरह के कट लगाए गए और फिर उन्हें लकड़ी के ही कड़े खूंटों से ठोककर एक ऐसा जोड़ बनाया गया मानो वे एक ही लकड़ी हों। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बिल्कुल बेहतरीन उदाहरण है। रीढ़ तैयार होने के बाद बारी थी जहाज के बाहरी ढांचे, या यूं कहें कि उसकी हड्डियों को खड़ा करने की। इसके लिए जो तरीके अपनाए गए वो बिल्कुल एनालॉग थे, लेकिन एकदम सटीक थे। संतुलन और आकार के लिए मुड़ी हुई लकड़ियां लगाई गई। लकड़ियां एकदम सीधी खड़ी हों, इसके लिए भारी पत्थरों को लटकाकर प्लम बॉब की तरह इस्तेमाल किया गया। एकदम सीधी लाइनों के लिए रस्सियों को कसकर बांधा गया। जरा कल्पना कीजिए, उन भारी लकड़ियों को रस्सियों से खींचकर सही कोण पर खड़ा करने के दौरान चरमराती हुई लकड़ियों की आवाज और काम करने वालों की लगने वाली बेहिसाब ताकत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ढांचा खड़ा होने के बाद एक और सबसे अहम काम था जहाज को पानी से बचाना। इसके लिए उबलती हुई राल यानी पिच का इस्तेमाल किया गया। ये बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम था। जहाज के अंदर और बाहर हर एक जोड़, हर एक दरार में उस गर्म खौलती हुई राल को रगड़ रगड़ कर भरा गया। कमाल की बात यह थी कि जब ये ठंडी होती तो पत्थर की तरह सख्त हो जाती थी। इस उबलती राल की तेज गंध और हर छेद को बंद करने की वो अथक मेहनत, ये सब आने वाली उस भयंकर प्रलय के लिए जहाज को पूरी तरह से वाटर टाइट यानी जल रोधी बना रही थी। भाग 3। सर्वाइवल के लिए डिजाइन। जहाज की इन 3 मंजिलों के पीछे का आर्किटेक्चरल लॉजिक वाकई कमाल का था।
सबसे नीचे की मंजिल पर भारी जानवरों को रखा गया ताकि जहाज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र नीचे रहे और जहाज पानी में बिल्कुल ना पलटे। बीच की मंजिल पर मध्यम आकार के जानवरों को रखा गया जिससे वजन का बेहतरीन संतुलन बना रहे। और सबसे ऊपर की मंजिल, वहां छोटे जानवरों और पक्षियों को रखा गया जहां सबसे ज्यादा हवा आ सकती थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वजन को संतुलित करने की एक बहुत ही स्मार्ट योजना थी। संतुलन के अलावा इतने लंबे समय तक जीवित रहने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए था। हवा का प्रवाह सबसे ज्यादा जरूरी था। इतने सारे जानवरों की वजह से खतरनाक गैसें बन सकती थीं। इसलिए ऊपर की तरफ एक लंबी खिड़की और अंदर हवा घूमने के रास्ते बनाए गए। इसके साथ ही अज्ञात समय तक चलने वाली इस यात्रा के लिए भारी मात्रा में सूखा खाना और पानी सुरक्षित रखा गया। जानवरों को अलग रखने के लिए हल्की लकड़ी की दीवारें बनाई गईं ताकि जहाज पर ज्यादा वजन भी न पड़े और जानवर सुरक्षित भी रहें। अब जरा ध्यान दीजिए, इतने बड़े जहाज में सिर्फ एक ही दरवाज़ा था और अगर तकनीकी रूप से देखें तो यही सबसे कमज़ोर कड़ी हो सकती थी। बाहरी पानी के भयंकर दबाव को झेलने के लिए इस दरवाजे को बहुत ही खास तरीके से डिज़ाइन किया गया। ये आम दरवाज़ों की तरह लोहे के कब्जों कर नहीं, बल्कि एक भारी लकड़ी के खंभे पर घूमता था। दबाव को बराबर बांटने और ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों ओर तिरछी बीमें लगाई गई थीं। ये दरवाजे की एक बहुत ही स्मार्ट और मजबूत इंजीनियरिंग थी। भाग 4, अंतिम दरवाजे का बंद होना। और फिर एक ऐसी अजीब और अद्भुत घटना घटती है जिसने सबको हैरान कर दिया होगा। शिकारी और शिकार, जो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वे बिना किसी जोर जबरदस्ती के बिल्कुल शांति से एक साथ जहाज की तरफ आने लगे। न कोई डर, न कोई अफरा तफरी। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर साफ पता चलता था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। सब कुछ अपने आप किसी चमत्कार की तरह हो रहा था। जहाज का दरवाज़ा इंसानों ने अपनी पूरी ताकत और समझ से बनाया था, लेकिन जब सब सुरक्षित अंदर चले गए तो उस दरवाजे को बंद इंसान ने नहीं, बल्कि ईश्वरीय शक्ति ने किया। यह ठीक वो बिंदु था जहां इंसानी मेहनत की सीमा खत्म होती है और ईश्वरीय सुरक्षा उन 8 लोगों को अंदर से हमेशा के लिए सुरक्षित कर देती है। भाग 5, भयंकर जल प्रलय। ये प्रलयकारी दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये सिर्फ आसमान से गिरने वाली बारिश नहीं थी, जमीन के नीचे से अत्यधिक दबाव के साथ पानी के फव्वारे फूट पड़े। भूकंप से धरती बुरी तरह हिलने लगी। ये इतिहास की पहली बारिश थी और इसकी गर्जना कान फाड़ देने वाली थी। जहाज के अंदर बैठे उन लोगों ने उस पल को जरूर महसूस किया होगा, जब चरमराती लकड़ी और हिलती जमीन के बाद सालों से मिट्टी पर टिका वो विशाल जहाज अचानक पानी के दबाव से हवा में, या यूं कहें कि पानी पर तैरने लगा। ये सफर कितना लंबा और मानसिक रूप से थका देने वाला रहा होगा, इसका बस अंदाजा लगाइए। 40 दिन और 40 रात तक लगातार बारिश। फिर अगले 150 दिनों तक वो जहाज एक अथाह जलमग्न दुनिया में बिना किसी दिशा के तैरता रहा। महीनों तक एक बंद जगह में जानवरों को खाना खिलाने की रोजमर्रा की मेहनत, उनकी आवाजें, गंध और उस बंद माहौल में समय का धीरे धीरे बीतना, ये मानवीय धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा थी, जो 7वें महीने में जाकर अरारात पर्वत पर जहाज के रुकने के साथ एक नए मोड़ पर पहुंची। भाग 6, एक नई शुरुआत। अब ये कैसे पता चले कि बाहर की दुनिया फिर से रहने लायक हुई है या नहीं? इसके लिए एक बहुत ही धैर्यपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई गई। सबसे पहले एक कौवे को छोड़ा गया, जो बस उड़ता रहा। फिर एक कबूतर को छोड़ा गया, जो वापस आ गया क्योंकि उसे बैठने की जगह नहीं मिली। कुछ समय बाद उसे दोबारा छोड़ा गया और इस बार वह जैतून यानी ऑलिव की एक पत्ती लेकर लौटा। ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत था कि धरती पर जीवन वापस आ रहा है। और जब तीसरी बार कबूतर लौटकर नहीं आया तो ये स्पष्ट हो गया कि धरती अब ठीक हो चुकी है। 1 साल से भी ज्यादा समय तक जहाज के अंधेरे और बंद माहौल में रहने के बाद जब आखिरकार वो दरवाजा खुला तो वो एहसास अकल्पनीय रहा होगा। आंखों को छुंधिया देने वाली तेज रोशनी, ताजी हवा का वो पहला झोंका और गीली मिट्टी की वो सौंधी खुशबू। बाहर एक बिल्कुल नई, धुली हुई और शांत दुनिया इंतजार कर रही थी। इस पूरी प्राचीन कहानी का एक ही मूल सार है, जब पूरी दुनिया हंस रही हो तब उस मजाक के डर से ज्यादा उस ईश्वरीय आदेश पर भरोसा करना जरूरी होता है। इसी अटूट विश्वास और कभी हार न मानने वाली इंसानी ताकत के कारण ये सब संभव हुआ। बाहर आने के बाद कृतज्ञता में जो वेदी बनाई गई और आसमान में जो इंद्रधनुष दिखाई दिया, वो सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं,
बल्कि अस्तित्व और एक वादे का सार्वभौमिक प्रतीक बन गया। और अंत में ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। जब अपार मानवीय सहनशक्ति और अटूट विश्वास आपस में मिलते हैं तो असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी सर्वाइवल की हमारी समझ कैसे पूरी तरह बदल जाती है। ध्यान दीजिए, ये विशाल जहाज सिर्फ लकड़ियों का एक ढांचा नहीं था, ये इस बात का जीता जागता प्रतीक था कि जब मेहनत और विश्वास एक साथ काम करते हैं तो कोई भी प्रलय अंतिम नहीं होती। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हर चीज को एक नए नजरिए से जरूर देखिए।